डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। आइए आज हम पढ़ते हैं आधुनिक राजनीतिक विचारकों के क्रम में अगला क्रम हमारा हीगल यानी GWF हीगल, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल, इसको पढ़ना है हमको। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को पूरा देखिए और पसंद पड़े तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। GWF हीगल यानी जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक था। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में हीगल को आदर्शवाद का एक प्रमुख उन्नायक माना जाता है। आदर्शवाद के अनुसार इस जगत की समस्त वस्तुएं और सामाजिक संस्थाएं विचार तत्व या चेतन तत्व की अभिव्यक्ति हैं। विचार तत्व में विकास की क्षमता और प्रवृत्ति पाई जाती है और वह इतिहास की लंबी यात्रा पूरी करके अपने परम लक्ष्य तक पहुंचता है। ये हीगल जितना भी उसका राजनीतिक विचार है, सिद्धांत है, वो विचार तत्व को मैटर करता है या आइडिया और कॉन्शियसनेस की बात करता है, और यही आपका मार्क्स इस बात की अवहेलना कर देगा। तो ये चूंकि हीगल आपके आदर्शवादी विचारक हैं, परंतु उनके राजनीतिक विज्ञान में बेहद महत्वपूर्ण योगदान है। ये भौतिकवादी सिद्धांत के यानी भौतिकवादी नहीं द्वंद्वात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, जिनसे आगे आपका कार्ल मार्क्स प्रेरणा लेगा और वह तुरंत पूरी व्यवस्था को बदलने का प्रयास करेगा। उसी हीगल को पढ़ते हैं जो मार्क्स का प्रेरणा स्रोत बना। तो आइए हीगल को पढ़ते हैं। हीगल यानी इसका पूरा नाम है GWF हीगल यानी जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल। हीगल का जन्म 1770 में जर्मनी के स्टुटगार्ट नामक नगर में हुआ। कि हीगल का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी का विचारक है ये। कई बार पूछता है कि कौन सा विचारक किस देश का है, तो याद रखिए कि जर्मनी का विचारक है आपका हीगल, न कि इंग्लैंड का। हीगल जर्मनी की आदर्शवादी परंपरा से प्रभावित थे। जर्मनी के प्रसिद्ध आदर्शवादी विचारक कांट द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन जिनकी नामक रचना लिखी, तो कांट से प्रभावित थे। कांट से प्रभावित आपके हीगल थे। कांट भी चूंकि आदर्शवादी विचारक है, हीगल भी है। जर्मनी के अन्य आदर्शवादी विचारक फिक्टे एवं सेलिंग भी है। यानी आदर्शवादी विचारकों में कौन हो गया? कांट, हीगल, फिक्टे और सेलिंग। हीगल की प्रमुख रचना है द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, जो कि 1807 में प्रकाशित हुई। और इन्होंने 1921 में द एलिमेंट ऑफ फिलॉसफी ऑफ राइट नामक रचना लिखी। हीगल पर जर्मन कवि हर्डर के विचारों का प्रभाव था। यानी हीगल किससे प्रभावित थे? जर्मन कवि हर्डर से प्रभावित थे। और हर्डर के अनुसार जर्मनी आरंभ से ही राष्ट्र रहा है और जर्मन राष्ट्र की यह आत्मा स्वयं को एक राज्य के रूप में संगठित करना चाहती है। हीगल के समय का जर्मनी सामंतवादी व्यवस्था पर आधारित था तथा जर्मनी पर औद्योगिक क्रांति का प्रभाव नहीं था। जर्मनी स्वार्थवाद एवं क्रांतिवाद का शिकार था तथा जर्मनी को ब्रिटेन, फ्रांस व स्पेन जैसे शक्तिशाली राष्ट्रों से खतरा था। हीगल का मूल उद्देश्य जर्मनी की एकता निर्मित करना था तथा जर्मन को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना था। तो राज्य के बारे में हीगल का क्या है? क्योंकि हीगल आपका उसका विश्वास था कि इतिहास एक निरंतर विकास की प्रक्रिया है जिसकी मूल प्रेरणा विवेक या चेतना है। इस प्रक्रिया के माध्यम से यह चेतना अपने परम लक्ष्य अर्थात अपने परम चैतन्य अथवा परम सत्य की ओर अग्रसर होती है। यह प्रक्रिया अपने अंतर्निहित नियमों से बंधी है जिसे बाहर से नियंत्रित या प्रवृत्त नहीं किया जा सकता। इस मान्यता के आधार पर हीगल ने व्यक्तिवाद के दार्शनिक आधार पर प्रहार किया, जो इस मान्यता पर आधारित था कि मनुष्य अपने चंचल चित्त की इच्छा के अनुसार समाज को मनचाहे रूप में ढाल सकते हैं। हीगल के अनुसार केवल तर्क बुद्धि या विवेक से ही इतिहास को संचालित करने वाली यथार्थ शक्तियों का पता लगा सकते हैं और इस प्रक्रिया की अनिवार्यता को समझ सकते हैं। तो हीगल इन तमाम चीज़ों की बात करने के लिए वो इसमें प्रधान तत्व चेतना या विचार तत्व या चेतना तत्व की बात करता है, जिसका ये राज्य का जितना भी उसके राजनीतिक दर्शन का सार तत्व है, उसका क्या सार तत्व है? चेतना तत्व या विचार तत्व, जिसको हम आइडिया बोलते हैं। तो राज्य हीगल के अनुसार क्या है, किस प्रकार की है? ऑर्गेनिक स्टेट है, यानी आंगिक राज्य है। तो उसका कहना है कि राज्य धरती पर ईश्वर का अवतरण है। अवतरण है, ये फेमस कोट है कि राज्य धरती पर ईश्वर का अवतरण है। ये हीगल के द्वारा कहा गया। उसके विचार में राज्य क्या है? नैतिक संकल्पना है।
हीगल के अनुसार राज्य का एक स्वयं व्यक्तित्व है, राज्य का अपना एक अलग व्यक्तित्व है, अपना स्वयं का व्यक्तित्व है, इसलिए इसकी जो प्रवृत्ति है, इसकी प्रकृति है क्या, आंगिक है। उसके विचार में राज्य क्या है, एक साध्य है और मनुष्य क्या है, साधन। हीगल के अनुसार राज्य का मूल कार्य नागरिक समाज को नैतिक निर्देश देना है। हीगल ने राज्य को सर्वोच्च संगठन माना और राज्य से उच्चतर और महत्वपूर्ण कोई संगठन नहीं हो सकता, इसलिए हीगल राष्ट्रवादी और अंतर्राष्ट्रीयतावादी नहीं है। हीगल क्या है, राष्ट्रवादी है, ये अंतर्राष्ट्रीयतावादी नहीं है। राज्य को इतना महत्वपूर्ण स्थान देने के कारण हीगल को फांसीवादी विचारकों का प्रणेता कहा जाता है, क्योंकि ये सब कुछ राज्य को ही मानता है, राज्य को ही साध्य मानता है। इसी कारण जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ, नाजीवाद का उदय हुआ, उसी के कारण आपका इटली में फांसीवाद, मुसोलिनी का उदय हुआ, इसलिए ये फांसीवादी विचारकों का पिता या प्रणेता माना जाता है। हीगल का प्रसिद्ध कथन है कि तार्किक ही वास्तविक है, वास्तविक ही तार्किक है, रेशनल इज रियल और रियल इज रेशनल। इसका बेहद महत्वपूर्ण कोट है, आप इसको ध्यान से याद कर लीजिए। जो मुक्ति मूलक है वह वास्तविक है तथा जो वास्तविक है वह मुक्ति मूलक है। आइए अब हीगल की चिंतन पद्धति देखते हैं, या उसका जो मेथड है कौन सा है, द्वंद्वात्मक पद्धति यानी डायलेक्टिकल मेथड है। तो हीगल पहले विचारक हैं जिन्होंने राजनीति का अध्ययन इतिहास के माध्यम से किया तथा इतिहास के दर्शन का निर्माण किया। उसने वाद, प्रतिवाद, संवाद के माध्यम से व्यक्ति, समाज, राज्य व इतिहास सभी के विकास का विश्लेषण किया। वाद से प्रतिवाद के विकास का मूल आधार विरोध है। वो तीन चीज़ों की बात करते हैं अपने डायलेक्टिकल मेथड में कि वाद, प्रतिवाद और संवाद। चूँकि सामाजिक परिवर्तन एवं विकास की प्रक्रिया तीन अवस्थाओं में संपन्न होती है, ऐसा हीगल का मानना है, और जब तक वह पूर्णत्व यानी अपने परफेक्शन की स्थिति में नहीं पहुंच जाती तब तक यह प्रक्रिया अपने आप को दोहराती रहती है। ये अवस्थाएं वाद, प्रतिवाद और संवाद। शुरू में वाद का अस्तित्व होता है जो पूर्णतः सत्य नहीं होता है, क्योंकि सत्य का स्वरूप ही स्थायी और स्थिर है, इसलिए वाद स्वभावतः अस्थिर होता है। परिणाम स्वरूप उसका विपरीत रूप प्रतिवाद अपने आप अस्तित्व में आ जाता है। यह प्रतिवाद भी पूर्णतः सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि वाद और प्रतिवाद परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के प्रतीक हैं, इसलिए इनमें तनाव और टकराव पैदा होता रहता है, जिसमें वे यथाशक्ति एक दूसरे के उन अंशों को नष्ट कर देते हैं जो असत्य होते हैं। इस संघर्ष में वे अंश बच जाते हैं जो वाद और प्रतिवाद दोनों की तुलना में सत्य के निकट होते हैं। इनके संयोग से संवाद का जन्म होता है। इस तरह परिवर्तन का एक चक्र पूरा होता है। वाद और प्रतिवाद दोनों की तुलना में संवाद सत्य के निकट होता है, परंतु वह भी पूर्णतः सत्य नहीं होता, इसलिए वह भी अस्थिर सिद्ध होता है। दूसरे शब्दों में संवाद स्वयं नए वाद का रूप धारण कर लेता है और फिर क्रमशः नए प्रतिवाद और संवाद का आविर्भाव होता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि समाज परम सत्य या परम चैतन्य की स्थिति में पहुंचकर स्थिर नहीं हो जाता। जो वाद है और प्रतिवाद और संवाद ये विकास के क्रम है। जो चीज़ पहले होती है कोई भी ठीक नहीं होती है, तो इसलिए सबसे पहले उसने वाद की बात की, यानी इसमें जो कमियां होंगी, इसमें जो सुधार होंगे वो संवाद में होगा। तो कोई जो नहीं कि वाद भी सही हो और संवाद भी सही हो, इन दोनों की जो कमियों से जो बेहतर रिजल्ट आएगा उसको हम संवाद बोलते हैं। ये भी हीगल कहता है कि कोई जरूरी नहीं कि संवाद ही बहुत बेहतर हो, तो वो जो उसमें से कमियाँ होगी वो वाद। तो ये क्रम वाद, फिर इसका प्रतिवाद और फिर संवाद, यानी क्या है, थेसिस है, एंटीथेसिस है और सिंथेसिस में क्रम लगातार चलता रहता है। यह विकास प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक जर्मनी राष्ट्र राज्य में ईश्वर का अवतरण नहीं होगा। हेगल के अनुसार परिवारवाद है, बुर्जुआ समाज प्रतिवाद और राज्य संवाद है। हेगल के अनुसार राज्य का विकास कैसे हुआ है, तो हेगल ने वाद प्रतिवाद की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया का प्रयोग करते हुए राज्य के विकास को परिभाषित किया है। हेगल के अनुसार राज्य का विकास परिवार से आरंभ होता है, फिर परिवार से नागरिक समाज तथा नागरिक समाज से राज्य का विकास होता है। परिवार आपका वाद, नागरिक समाज आपका प्रतिवाद और संवाद आपका राज्य हुआ। हेगल के अनुसार परिवार का मूल तत्व प्रेम तथा स्नेह होते हैं तथा यह व्यक्तिगत परार्थवाद का क्षेत्र होता है, जबकि नागरिक समाज का मूल तत्व स्वार्थ तथा प्रतिस्पर्धा होते हैं, जबकि यह सार्वभौमिक स्वार्थवाद का क्षेत्र होता है। राज्य में परिवार का परार्थवाद तत्व नागरिक समाज का सार्वभौमिकता का तत्व दोनों सम्मिलित होते हैं, अतः राज्य सार्वभौमिक परार्थवाद का क्षेत्र होता है।
राज्य का विकास, परिवार एवं स्नेह, व्यक्तिगत पदार्थवाद, नागरिक समाज या स्वार्थवाद एवं प्रतिस्पर्धा दोनों शामिल है इसमें। और सार्वभौम स्वार्थवाद में राज्य, चूंकि राज्य क्या है, सार्वभौमिक पदार्थवाद है। नागरिक समाज की संकल्पना क्या है हीगल की? हीगल पहले विचारक है जिन्होंने नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी और राज्य के मध्य स्पष्ट विभाजन किया है। हीगल के अनुसार नागरिक समाज के द्वारा प्रशासनिक, न्यायिक और वैधानिक कार्य संपादित होंगे और ईश्वर की जगह सार्वभौमिक आत्मा शब्द का उसने प्रयोग किया है। ईश्वर की जगह किस शब्द का प्रयोग किया है? सार्वभौमिक आत्मा। राज्य और नागरिक समाज के मध्य संबंध। हीगल के अनुसार राज्य और नागरिक समाज के मध्य संबंध परस्पर पूरक और विरोधाभासी दोनों हैं। परस्पर पूरक इसलिए कि नागरिक समाज के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। नागरिक समाज में ही प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक कार्य संपन्न किए जाते हैं। विरोधी इसलिए कि नागरिक समाज प्रतिस्पर्धा और स्वार्थ का क्षेत्र है, जबकि राज्य पूर्ण नैतिकता तथा सार्वभौमिक पदार्थवाद का क्षेत्र है। युद्ध की संकल्पना। हीगल ने युद्ध को नैतिक माना तथा युद्ध को अवैयक्तिक कहा है। इसी वजह से नाजीवाद और फांसीवाद का उदय हुआ और इसी वजह से हिटलर और मुसोलिनी का भी उदय हुआ। इसी की वजह से क्यों क्या मानता है? युद्ध को नैतिक मानता है, यानी अच्छा मानता है। स्वतंत्रता के बारे में क्या है इसकी बात? हीगल ने व्यक्तिवादी, उदारवादी विचारों को पूर्णतः अस्वीकृत कर दिया है, क्योंकि ये फांसीवाद का प्रणेता है। राज्य की आज्ञा पालन करना ही स्वतंत्रता है, यह विचार हीगल ने अपनी रचना एलिमेंट्स ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट में कहा है। यानी राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है, यानी राज्य जो है वही आपको करना है। इस वजह से इसमें व्यक्तिवादी संकल्पना या उदारवादी संकल्पना शामिल नहीं है। अतः हीगल की स्वतंत्रता क्या है? सकारात्मक है। हीगल ने स्वतंत्रता की मांग के कारण 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की कड़ी आलोचना की। यानी फ्रांसीसी क्रांति की आलोचना कौन किया? हीगल। अतः स्वतंत्रता का अभिप्राय सामाजिक कर्तव्यों के रूप में है तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण और वृद्धि समाज की वैधानिक और नैतिक संस्थाओं के द्वारा की जाती है। हीगल ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोध किया है, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विरोध किया, यानी ये ठीक बेंथम और मिल की अपोजिट बात करता है। शासन प्रणाली कैसी है? हीगल ने संवैधानिक शासन प्रणाली का समर्थन किया है। उसने संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया है। बेहद महत्वपूर्ण है कि संवैधानिक शासन प्रणाली का समर्थन किया और संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया है। हीगल के अनुसार संविधान का निर्माण ईश्वर की देन है, मानव निर्मित संस्था नहीं है। नौकरशाही पर विचार। हीगल ने व्यवहारिक रूप में शासन का संचालन करने के लिए नौकरशाही का विचार दिया। हीगल ने नौकरशाही को सार्वभौमिक वर्ग की संज्ञा दी है। नौकरशाही के वर्ग में वे लोग सम्मिलित होंगे जिनमें कुछ जन्मजात गुण होंगे तथा उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। आइए इसकी रचनाओं को देखते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। हीगल की जो रचना है इसमें जो महत्वपूर्ण है, एलिमेंट्स ऑफ फिलॉसफी, लेक्चर्स ऑन द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, एक ये है, और ये द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। तीन बेहद महत्वपूर्ण है सूर्य की तीन रचनाएं। तो ये थे हीगल। और क्योंकि स्वतंत्रता के बारे में हीगल की संकल्पना मनुष्य को राज का दास बना देती है। यह इस तर्क पर आधारित है कि सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए मनुष्य को केवल विवेक का अनुसरण करना चाहिए। राज्य विवेक का मूर्त रूप है, इसलिए स्वतंत्रता का अर्थ राज्य के आदेशों को पालन करने में है, लेकिन वर्तमान की जो लोकतंत्रीय परंपरा है इसके विरुद्ध है। डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा हीगल को, जो कि आपका एक आदर्शवादी नैतिक विचारक है और इसका सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो उपयोगिता है, योगदान है, इसने नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी का कंसेप्ट दिया और जो आपका डायलेक्टिकल मेथड है उसको प्रतिपादित किया। वाद, प्रतिवाद और संवाद यानी थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस के रूप में अपनी बात करता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।